मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर नॉलेज एंड करिकुलम ज्ञान और पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत विभिन्न विचारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे कि शिक्षा संबंधित विभिन्न विचारकों के क्या विचार हैं। उसी कड़ी में अगला हमारा जो आज टॉपिक शुरू होता है वह है रविंद्रनाथ टैगोर। इससे पहले हम गांधी जी के शैक्षिक विचारों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कि रविंद्रनाथ टैगोर के उन्होंने शिक्षा से संबंधित क्या विचार हमारे सामने प्रस्तुत किए। इनसे पहले हम ये चीज प्रारंभ करें, उससे पहले हम रविंद्रनाथ टैगोर कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं, उनका दर्शन क्या है या उनकी दार्शनिक विचारधारा क्या है, आज हम केवल उसके ऊपर चर्चा करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर का जहाँ तक हम बात करते हैं कि इनका जन्म 1861 में हुआ था। 1861 में कलकत्ता में 1861 में इनका जन्म हुआ था, जो कलकत्ता में हुआ था और एक बहुत धनाढ्य परिवार में, इनको कहा जाए कि आर्थिक दृष्टिकोण से काफी संपन्न परिवार हुआ करता था। तो कलकत्ता कहीं हम बंगाल में कहें, है ना, बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1861 में और यह एक संपन्न और धनी परिवार के बालक थे। इनके परिवार संपन्न होने के कारण, क्योंकि इनके जो विचार निकल कर आए, कहते हैं कि बालक की सोच या बालक के व्यक्तित्व का जो प्रभाव, व्यक्तित्व जो दिखाई देता है, उस पे उसकी परवरिश का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि निश्चित है कि वह एक संपन्न परिवार के व्यक्ति थे, संपन्न प्लस यूं कहा जाए कि एक प्रभावशाली परिवार के बालक थे। केवल संपन्न परिवार ही नहीं था, बल्कि बहुत बंगाल में काफी प्रभावशाली, कलकत्ता में काफी प्रभावशाली परिवार इनका था। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो परिवार में विभिन्न क्षेत्रों के, चूंकि ये एक संयुक्त परिवार था, इनका संयुक्त परिवार था, अतः संयुक्त परिवार होने के कारण विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े व्यक्ति इनके घर में, घर के परिवार के सदस्य ही विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। तो ऐसे में ये निश्चित है कि रविंद्रनाथ टैगोर पर इन सभी का प्रभाव बचपन से ही पड़ा, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे परिवार के सदस्य, तो निश्चित है कि सभी का एक संपन्न और प्रभावशाली परिवार था, विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हुए थे। ऐसे में इनके घर पे आने जाने वालों का भी निरंतर तांता लगा रहता था, अर्थात कि विद्वज्जनों का आना जाना इनके घर पर निरंतर रूप से बना रहता था। क्योंकि जब निरंतर रूप से विद्वज्जनों का इनके घर पे आना जाना रहता था तो उनका सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ, अर्थात कि उनके विचारों, सानिध्य से मतलब क्या है यहाँ पर, उनके विचारों को समझने का या जानने का अवसर निरंतर उन्हें बचपन से ही प्राप्त हुआ। लेकिन यहाँ एक बात अवश्य ध्यान रखनी है कि जब एक संपन्न परिवार के सदस्य थे या बालक थे, तो निश्चित है कि इनकी परवरिश, चूंकि संपन्न परिवारों में बच्चों के पालन पोषण के लिए आया या धर्मा को रखने की परंपरा थी, तो वही चीज रविंद्रनाथ टैगोर के साथ भी थी कि इनका पालन पोषण
पालन पोषण भी नौकरों के हाथ में है। ठीक है ना, लेकिन इनका पालन पोषण जो था वो नौकरों के हाथ में ही हुआ, क्योंकि ये संपन्न परिवार के सदस्य थे और वहां पर ये परंपरा हुआ करती थी कि बच्चे की परवरिश के लिए धर्मा या आया को रखा जाता था। तो उसी कारण से रविंद्रनाथ टैगोर का भी पालन पोषण नौकरों के हाथ में ही हुआ। अब जब नौकर के हाथ में होता है तो निश्चित है कि पर्याप्त प्रतिबंधों में, पर्याप्त प्रतिबंध कहें या हम इसको कह सकते हैं कि मतलब पर्याप्त प्रतिबंध कहें, प्रतिबंध में हुआ, ठीक है ना, प्रतिबंधों में हुआ। तो ऐसे में ये जो प्रतिबंध थे ये टैगोर को निरंकुश शासक की तरफ प्रतीत होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि निश्चित है कि जो सेवक या नौकरों के हाथ में इनका पालन पोषण होता था, तो इन सेवकों को जिस तरह के दिशा निर्देश होते थे वे पालक का पालन पोषण के लिए उन सभी नियमों को कड़ाई से पालन करते थे, यानी कि बच्चे को उन नियमों को पालन करने पर बाध्य किया जाता था, यानी कि निरंकुश। तो ऐसे प्रतिबंधों को, क्योंकि पर्याप्त यानी कि कठोर प्रतिबंध, पर्याप्त के स्थान पर हम शब्द का उपयोग कर सकते हैं कठोर प्रतिबंध। कठोर प्रतिबंध था जिससे बहुत अधिक कठोर प्रतिबंध होने की वजह से वहां इसे निरंकुश शासन की उपमा देते। अब यहाँ ये समझने की बात है कि जहां ये एक निरंकुश या कठोर प्रतिबंध के बीच में पले बढ़े, वहीं पर संयुक्त परिवार के विभिन्न सदस्य और उनसे मिलने वाले विभिन्न विद्वजनों यानी कि विद्वानों की एक बड़ी फौज को निरंतर रूप से उनका सानिध्य, फौज का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ। और ये कहा जाए कि जहां एक निरंकुश प्रतिबंध थे या कठोर प्रतिबंध थे, वहीं में उन्हें विभिन्न प्रकार के विचारों को जानने समझने का बहुत अधिक घर पर ही अवसर प्राप्त हुआ। अब ऐसी परिस्थिति में यूं कहा जाए कि एक उन्हें ये चीज यहाँ महसूस होने लगी कि पारिवारिक प्रतिबंध मेरे लिए बहुत हानिकारक है, मुझे स्कूल चले जाना चाहिए। तो इस विचारधारा से उन्होंने परिवार में कहा कि मुझे स्कूल जाना है, बड़े उत्साह से आगे होकर कहा कि मुझे स्कूल जाना है। लेकिन उनके साथ क्या हुआ कि स्कूल गए तो स्कूल में भी बिल्कुल परिवार जैसे प्रतिबंधित वातावरण का सामना उन्हें करना पड़ा। यहाँ तक कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर कि उन्हें बचपन में अध्यापक बैद की प्रतिमूर्ति दिखाई देती थी, अर्थात कि ये कहा जाए कि बैद की प्रतिमूर्ति अर्थात कि बालक के द्वारा जरा सा भी कुछ गलत या प्रतिबंध के कारण बैद से जब पिटाई हुआ करती थी तो वो चीज रविंद्रनाथ टैगोर के लिए बड़ी पीड़ादायक थी। ऐसी स्थिति में उन्हें लगने लगा कि जब मैं घर में रहकर इन विद्वजनों की बातों को सुनकर अपनी इच्छा के अनुसार मुझे जो चीज अच्छी लग रही है उसे मैं सीखता हूं। क्या है ये? इस चीज को इस तरह से समझिए, जब मैं घर में रहकर विभिन्न विद्वानों के विचारों को समझने का अवसर है ना, स्वतंत्र अवसर, यहां हम शब्द लगा सकते हैं समझने का होता था। ठीक है ना, जब रविंद्रनाथ टैगोर घर पर रहकर विभिन्न विद्वानों के विचारों को समझने का स्वतंत्र अवसर प्राप्त
क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर को जब हम जानते हैं तो केवल एक कवि के रूप में ही नहीं, वे एक कवि भी थे। वे कवि भी थे, साहित्यकार भी थे, कलाकार भी थे। उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं विद्यमान थी। उन्हें अपने जो कहा जाए कि अपने इन्हीं लेखन प्रतिभा के कारण नोबेल पुरस्कार भी, साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी रविंद्रनाथ टैगोर को मिला। तो उसके पीछे कारण क्या चीज है? ये चीज स्पष्ट है कि वे एक अनुभव प्रतिभा के धनी हैं। जब वे अनुभव प्रतिभा के धनी हैं तो निश्चित है कि वह हर चीज को अपनी योग्यता क्षमता के अनुसार सीखना समझना पसंद है। अब जब उनकी परवरिश जो सेवकों के माध्यम से हुई, सेवकों के द्वारा की गई, जो कि एक कठोर प्रतिबंधित वातावरण था, फिर विद्यालय गए तो विद्यालय में उसी वातावरण का सामना उन्हें करना पड़ा। तब उन्हें लगा कि बालक को यदि आप सिखाना चाहते हो तो उसे स्वतंत्र वातावरण प्रदान करना अनिवार्य है। यानी कि उनका मानना था कि एक बालक में जब तक कि स्वतंत्र वातावरण यानी कि उसे सीखने के स्वयं के पूर्ण अवसर, उसे स्वयं के अनुकूल अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे, तब तक जो कुछ दिया जाता है वह एक तरह से ऊपर से थोपा हुआ होता है। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी एक जो लेख है वो शिक्षा हेरफेर लेख नामक लेख में उन्होंने इस बात का कहा कि व्यक्ति में दो प्रकार के सोचने और कल्पना, ये दो प्रकार की शक्तियां एक बालक में होती हैं। अगर इन दोनों शक्तियों को, सोचने की शक्ति और कल्पना की शक्ति को यदि प्रतिबंधित कर दिया जाता है तो निश्चित है कि वह उसका विकास बाधित होगा, वह अवरोध होगा। अगर इन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा तो विकास बाधित होगा। ठीक है, अगर जब ऐसी स्थिति होती है तो निश्चित है जब विकास बाधित होता है तो बालक की जो विभिन्न प्रकार की क्षमताएं हैं, जो महत्वपूर्ण उसमें कार्यशील सृजनात्मक क्षमताएं हैं, उन वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है या उनका विकास नहीं होता। कार्यशीलता या सृजनात्मकता की क्षमताएं होती हैं वह भी प्रभावित होती है। और यदि इन्हें सोचने और कल्पना करने की शक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, यानी कि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध हटा दिया जाता है, यानी कि इसे स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाती है, तो इन दोनों के साथ में दो और गुणों का विकास होता है। वो कौन से हैं? जिज्ञासा और सृजनात्मकता। जिज्ञासा और सृजनात्मकता, इन दो गुणों का और विकास होता है जो कि बालक के लिए आवश्यक है, यानी कि उसके विकास, उसकी प्रगति, उसकी उन्नति के लिए ये आवश्यक है। हम बालक को शिक्षित करना चाहते हैं अगर, और हम प्रतिबंधित माहौल में तो बालक नहीं सीखता। इसीलिए तो एक वक्त था जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा थी और अब बाल केंद्रित
स्वतंत्रता की संकल्पना, यानी कि स्वतंत्रता, बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। अगर उसे परतंत्र अवस्था में अगर कुछ सीखने को कहा जाए तो निश्चित है कि वह उसके विकास में बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए बालक के लिए आत्म स्वतंत्रता जो है, जो कि उसमें आत्म साक्षरता, स्वतंत्रता की संकल्पना उसमें क्या है? आत्म साक्षरता। आत्म साक्षरता में सहायक है, जो कि इससे प्राप्त होती है आध्यात्मिक स्वतंत्रता है। आत्म स्वतंत्रता की संकल्पना की जब बात की जाती है तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले आत्म साक्षरता, जब व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है तो वह आत्म साक्षर होता, स्वयं साक्षर होने के प्रयास स्वयं करता है। ये नहीं है कि बालक अशिक्षित रह जाएगा, उसको अपने तरीके से वो अलग, आवश्यक नहीं है कि ये अक्षर ज्ञान के माध्यम से ही वो बहुत कुछ कर सकता है। उसकी अपनी योग्यता क्षमताएं होती है जिनके आधार पर वो आगे बढ़ सकता है, उसका अपना क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में वो अपने आप को शिक्षित करके आगे बढ़ सकता है। जिन आध्यात्मिक स्वतंत्रता जो इसके आधार पर जो ये स्वतंत्रता जो है वो आध्यात्मिक स्वतंत्रता पर बल देती है। ये क्योंकि टैगोर प्रकृतिवादी थे, उसके बावजूद वे ईश्वरीय सत्ता में अनन्य विश्वास करते थे, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व पर गहन विश्वास करते थे। इसीलिए वे आध्यात्मिक स्वतंत्रता को बोलते हैं, जो कि उसे ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास करने पर ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। क्योंकि जीवन का अंतिम लक्ष्य, वे भी आदर्शवादियों की तरह जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति यानी कि ईश्वर की प्राप्ति पर ही विश्वास करते हैं। उसके बावजूद इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक कठोर प्रतिबंधित वातावरण में जीवन जीने की कला को सीखने की तुलना में वे प्राकृतिक वातावरण में व्यक्ति को सीखने के क्षमता पर बल अधिक देते थे। इसीलिए वे आदर्शवादी होकर भी वे प्रकृतिवाद पर विश्वास करते थे और इसीलिए वे ईश्वरीय सत्ता पर गहन विश्वास करते थे और कहते थे कि यह संसार, क्या कहते थे वे, कि सृष्टि ईश्वर की लीला है, ईश्वर की लीला है, जिससे अलग होकर कोई भी व्यक्ति विकास नहीं कर सकता या वह अपने लक्ष्य को, या कहना चाहिए कि अपने लक्ष्य को या अपने जीवन को सुखमय या आनंददायक नहीं बना सकता। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर तो टैगोर ने जो प्रकृति पर जो इनका विशेष प्रकृति पर जो इनका बहुत अधिक विश्वास था, उसी के आधार पर वे प्रकृति के अंदर जो विद्यमान जितने भी भौतिक अस्तित्व है, सूर्य, चंद्रमा, पर्वत, नदी, नाले, तो ये जितने भी इसके भौतिक शक्तियां हैं, इसमें समुच्चय ये जो है इनके कहा जाए कि बालक की सृजनशीलता, प्रकृति जो है, टैगोर के अनुसार पहला इसमें स्वतंत्र संकल्पना में एक चीज और आती है, स्वतंत्रता की संकल्पना में ये और आता है कि जितने भी प्रकृति है, प्रकृति, व्यक्ति, हो गया क्या? बस 2 मिनट है ना। हाँ, सृजनशील व्यक्ति की सृजनशील
चेतना का विकास करती है। ठीक है ना। तो यहाँ जो इनकी पहली जो धारणा थी स्वतंत्रता की संकल्पना, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल स्वतंत्र अवस्था में बालक को सीखने को कहा था कि प्रकृति जो है वह सृजनशील चेतना का विकास करती है। अगली बात जो हम कल करेंगे वह है नियम और स्वतंत्रता, इनके दर्शन के बारे में हम अगले उसमें करेंगे। तो हमारी बात को आज हम यहीं रखते हैं। बात अभी पूर्ण नहीं हुई है, इसलिए हम गृह कार्य नहीं देंगे। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकले, घर से निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहें, सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।